हेलो स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर वन शॉट में कवर करता हुआ ये वीडियो तुम लोगों के सामने है। क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो ट्रिगोनोमेट्री यूनिट से है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस तुम्हारे इस बार स्पेसिमेन पेपर में भी है और ऑब्वियसली तुम्हारे इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो चलो ये पूरा चैप्टर को कवर करता हुआ वन शॉट वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस अच्छी तरह कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसके अलावा भी तुम्हें क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट अप हो जाएगा बहुत ज्यादा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इस चैप्टर के लिए। ये पूरा वीडियो बिना स्किप करता हुआ देखना। पूरा चैप्टर को हम एक शॉट में कवर अप करेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, तो क्या है इसमें, सबसे पहले हम बात करें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऊपर में, सपोज इट इज अ बर्ड फ्लाइंग। यहां पर एक बर्ड है पॉइंट ए पर। ओके, ये ग्राउंड है। कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मान लो ग्राउंड है, पृथ्वी है। ओके, और ग्राउंड पर यहां पर पॉइंट बी पर कोई एंट है, कोई चींटी है। ओके, तो ये जो एंट है पॉइंट बी पर, ये इस बर्ड को देख रहा है। बर्ड कहां पर है? पॉइंट ए पर है। चींटी कहां पर है? पॉइंट बी पर है। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए के तरफ देख रहा है। राइट, दिस इज दिस लाइन। वंस अगेन लेट मी जॉइन इट प्रॉपरली। वेल, यस, सो दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब देखना। ओके, तो बी से ए के तरफ देखा जा रहा है, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन ऑफ साइट। राइट, और इस लाइन को अगर हम ड्रॉ कर ले ए से वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्राउंड पर, तो ये लाइन ऑब्वियसली यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर यहां पे 90 डिग्री बना रहा है। दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर द ग्राउंड। ओके, और इस पॉइंट को हम सी बुला रहे हैं। तो बेसिकली हमें क्या मिल गया ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। क्या मिल गया? राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। ACB, a right angle triangle where this 90 degree is at point C. Okay, so clear है? A is the bird which is being observed by an ant at point B. Alright? अब देखो ये जो एंगल है, कौन सी एंगल? इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ बन रहा है लाइन ऑफ साइट के साथ। हेलो, लिसन केयरफुली। ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये जो लाइन ऑफ साइट है, जिसको मैं एक मिनट हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन कलर से। ये जो लाइन ऑफ साइट है ना, लाइन ऑफ साइट है, और अभी मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं ग्राउंड को। ये ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल। ऑब्वियसली दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, द ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल। इस एंगल को अगर हम थीटा नाम से बुलाएं, सो दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन याद रखना होगा तुमको, किसके किसके बीच का एंगल होता है। दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये एक केस हमने डिस्कस किया, जिस केस में जो ऑब्जेक्ट था जिसको देखा जा रहा था वो ऊपर था, और जो देख रहा था ऑब्जर्वर, यानी जो चींटी वो ऑब्जर्वर था, देख रहा था, वो ग्राउंड पर था। तो ये वो केस था व्हेन ऑब्जर्वर was at ground, यानी ऑब्जर्वर नीचे है और जिसको देखा जा रहा है, द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड इज at the sky, is at some height. Okay, ये वो केस है। अब हम अगर ऐसा केस ड्रॉ करें जिसमें कि देखने वाला पॉइंट कोई ऊपर में है, जब सपोज मान लो ऊपर में कोई फ्लाइंग ईगल है, कोई चील उड़ रहा है, और वो जमीन पर चलता हुआ कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई एंट है, इस एंट को देख रहा है। इस बार थोड़ा स्टोरी अलग है। इस बार क्या है कि ऊपर से देखा जा रहा है, द ऑब्जर्वर इज एट द टॉप। तो लाइन ऑफ साइट हम ए से बी बना दिए। ओके, इस बार डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, हालांकि हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट एक कंसेप्ट देने के लिए। दिस इज लाइन ऑफ साइट वंस अगेन।
और यहां पर हम अगर परपेंडिकुलर बना दे तो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। क्लियर है? तो इधर लाइन ऑफ साइट के साथ हॉरिजॉन्टल का जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो एंगल कहां बनेगा? हॉरिजॉन्टल मुझे बनाना पड़ेगा। तो जहां से देखा जा रहा है वहां उस पॉइंट से पास करता हुआ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, ये वाला लाइन जो कि इस ग्राउंड के साथ पैरेलल है। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल बना दिया। और हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस लाइन ऑफ साइट, इनके बीच का जो एंगल है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन हम तब बोलेंगे जब देखने वाला ऊपर हो और जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वो नीचे हो, वो ग्राउंड पर हो। तब हम कौन सी एंगल की बात करेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो उतना नीचे देख रहा है, डिप्रेस्ड मतलब नीचे देख रहा है, ये नीचे की तरफ देख रहा है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र तब होगा जब देखने वाला नीचे हो, ग्राउंड पर हो, और जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वो ऊपर हो। लेकिन इजी बात यह है, हमें इस बात से एक आसान कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके साथ, तो ये एंगल जो यहां बन रहा है वो सेम एंगल इधर भी बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज पैरेलल लाइंस, और इसको हम ट्रांसवर्सल सोच सकते हैं। सो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो एक राहत की बात यह है, यही मैं बोलना चाह रहा था, एक राहत की बात यह है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहां बन रहा है वो एक तरह से इधर जो एंगल बन रहा है ग्राउंड और लाइन ऑफ साइट के बीच, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा। क्योंकि दिस एंगल विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन, जनरली हम एंगल ऑफ एलिवेशन हम बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर फिर भी इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलें जो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच का एंगल है, तो दैट विल बी द इक्वल, क्योंकि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। सो दिस इज समथिंग गुड, दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन will always be equal to angle of elevation. क्लियर है? सिंपल बात है। तो यहां पर भी अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो हम इधर पैरेलल लाइन बनाएंगे और ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, एंड दिस एंगल विल बी एग्जैक्टली इक्वल। व्हाई? बिकॉज these two angles are interior alternate angles between these two parallel lines. Okay, so alternate interior angles are always equal. So this angle is known as angle of depression. Magnitude will be equal, only their positions, ये एंगल कहां पर है वो पोजीशन अलग अलग हो जाता है, लेकिन वैल्यू सेम रहेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन का वैल्यू अगर 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू भी 30 डिग्री होगा। इस केस में भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का वैल्यू अगर मान लो 40 डिग्रीज है तो एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू भी 40 डिग्रीज होगा। दे आर ऑलवेज इक्वल। तो जनरली हम एंगल ऑफ एलिवेशन इस वर्ड को तब यूज करते हैं जब ऑब्जर्वर नीचे हो और ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड ऊपर हो, और जनरली एंगल ऑफ डिप्रेशन तब यूज किया जाता है जब ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड नीचे हो, ऑब्जर्वर ऊपर हो। ठीक है, हालांकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी भी कोई भी वर्ड हम यूज कर ही सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे कमिंग टू क्वेश्चंस। तो सामने एक क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो यहां एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है। इसका मतलब यही है कि नीचे से देखा जा रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि तभी हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, ये मान लो टावर है, ये ग्राउंड बना दिया, सबसे पहले ये ग्राउंड बना दिया। ओके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो ए बी इज द टावर। ओके, ए बी क्या है? टावर है। तो टॉप ऑफ अ टावर लिखा गया। टॉप ऑफ अ टावर मतलब इस टावर का टॉप, जो कि किस पॉइंट को रेफर कर रहा है? पॉइंट ए। पॉइंट ए इज टॉप ऑफ अ टावर। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से कोई देख रहा है टॉप ऑफ अ टावर को, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है? इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज। और वो पॉइंट कहां पर है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। फुट मतलब फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से यानी बी पॉइंट से 160 मीटर की दूरी पर, यह पॉइंट है पॉइंट सी,
मान लेते हैं। कितनी दूरी पर है? बी से सी के बीच की दूरी कितनी है? 160 मीटर्स। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 160 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, somebody is observing the top of the tower. The angle of elevation यानी इसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट। ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा ना, लाइन ऑफ साइट। सो लाइन ऑफ साइट के बीच और इस हॉरिजॉन्टल के बीच कितना एंगल है? 60 डिग्रीज। दिस इज द फिगर। अच्छा, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर के जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है फिगर बनाना। अगर फिगर करेक्टली बन गया ना तो 80% ऑफ योर टास्क इज अकम्प्लिश्ड, क्योंकि फिगर बनने के बाद उसके बाद हलवा ही रहता है, कुछ नहीं रहता है, बहुत इजी रहता है। तो हमारा फिगर बन गया। ये ए बी टावर है, टॉप ऑफ द टावर ए है, टॉप ऑफ द टावर को देखा जा रहा है पॉइंट सी से। पॉइंट सी का डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर दिया हुआ है 160 मीटर्स। तो हमें ये एंगल दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्रीज, यहां दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मतलब ये ए बी मुझे निकालना है, जिसे हम एच से डिनोट कर रहे हैं। ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, यस और नो? क्लियर? तो मुझे ए बी निकालना है। तो मैं एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चूज करूंगा, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इनमें से बेसिकली साइन कॉस टैन से मुझे सिलेक्ट करना है। साइन कॉस और टैन, ये मेरे पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं। ध्यान से सुनो, हम इंटेलिजेंटली हमें एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को सिलेक्ट करना है जिसमें से जिसका एक वैल्यू मुझे पता हो और दूसरा वैल्यू जो मुझे निकालना हो। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। अभी काम हमारा लगभग हो गया, फिगर हमने बना लिया है ना, तो 80% काम हो गया है। अब बाकी का 20% काम कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनो। हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है, साइन कॉस टैन। वैसे तो कॉसेक भी है, सेक भी है, कॉट भी है, लेकिन वो इन्हीं का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टैन का कॉट होता है। तो बेसिकली तो यही 3 है ना हमारे पास। तो साइन लेंगे या कॉस लेंगे या टैन लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूज करेंगे? तो कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने बोला कि इनका जो रेशियो है, इसमें से किसी एक साइड का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, दूसरे का हमें निकालने वाला साइड, अननोन साइड का वैल्यू होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब हमें अननोन है ए बी हमें निकालना है, तो हमें एक ऐसा रेशियो निकालना है, ढूंढ के चूज करना होगा जिसमें ए बी टर्म आता हो और दूसरा इस ट्रायंगल का एक ऐसा साइड भी आता हो जिसकी वैल्यू हमें पता हो। कौन सा? देखो, बीसी का लेंथ हमें पता है 160। क्या हमें एसी पता है? एसी हमें नहीं पता है। सो हमें एक ऐसा चूज करना है, साइन लेंगे या कॉस लेंगे या टैन लेंगे, जिसमें ये ए बी भी आए जो हमें निकालना है और बी सी भी आए जो हमें पता है। सो ए बी फॉर दिस 60 डिग्री, ध्यान से देखो, इस 60 डिग्री के लिए ये ए बी परपेंडिकुलर है ना, एंड फॉर दिस 60 डिग्री ये बी सी बेस है, यानी परपेंडिकुलर और बेस का एक मुझे रिलेशन चूज करना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस तो टैन थीटा होता है, टैन थीटा करेंगे, टैन इज परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि साइन का डेफिनेशन क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का क्या होता है, पता है ना? साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो यू हैव टू नो कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टैन इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमें हाइपोटेन्यूज से हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज जो एसी हाइपोटेन्यूज है, एसी इज हाइपोटेन्यूज राइट, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है, वो तो अननोन है, उससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो नोन साइड जो है वो है बीसी, जो इस 60 डिग्री के लिए बेस है, और जो हमें निकालना है वो है ए बी, जो इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है। सो हमें परपेंडिकुलर और बेस का एक रिलेशन लेना पड़ेगा, यानी हम टैन को चूज करेंगे इन तीनों में से। सो हमें साइन से कोई फायदा नहीं होगा, कॉस से फायदा नहीं होगा। सो आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे, मैं इधर कर रहा हूं, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, 60 के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी। अच्छा, अब क्या हमें अब पुट करना होगा वैल्यू, टैन 60 का वैल्यू, तो हमने पुट कर दिया, √3 होता है टैन 60 का वैल्यू। ए बी का वैल्यू हमें निकालना है जो बेसिकली एच है, तो इधर एच लिख देते हैं, एंड बीसी हमें पता है 160। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा h इज इक्वल टू 160 इंटू √3, राइट,
एंड √3 का वैल्यू हम पुट करेंगे 160 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 277.12 मीटर्स। क्योंकि ये यूनिट भी मीटर्स था तो ये भी मीटर्स में होगा। एंड दिस इज द आंसर। इजंट इट वेरी सिंपल? बहुत इजीली निकल गया। तो देखा तुमने कैसे हमने फिगर को सबसे पहले ड्रॉ किया एंड उसके अनुसार हम चूज किए कि जो हमें निकालना है वो साइड भी आ जाए हमारे रेशियो में, और एक गिवन वैल्यू जो जिस साइड की वैल्यू गिवन है वो भी आ जाए, यानी परपेंडिकुलर फॉर दिस 60 डिग्री एंड बेस फॉर दिस 60 डिग्री दोनों आ जाए। सो वी हैव सिलेक्टेड tan फॉर इट एंड देन ऑब्वियसली tan 60 किया तो ऑटोमेटिकली h का वैल्यू आ गया। सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर? वेरी वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। A ladder is placed along a wall such that its upper end is resting against a vertical wall. ध्यान से पढ़ो, पूरा फिगर ना यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी। जो फिगर हमें ड्रॉ करना है ना वो पूरा यहां लिखा हुआ है, एकदम सिंपल इंग्लिश में। हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट ट्राई करो ना, बन जाएगा। अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल। एक लैडर है, उसको वॉल के अलोंग रखा गया है। दीवार पर हम सीढ़ी रखते हैं ना, ओके, लैडर। सच अ वे दैट इट्स अपर एंड इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो उस लैडर का जो अपर एंड है वो एक वर्टिकल वॉल के अलोंग रेस्ट कर रहा है। तो ये मान लो ग्राउंड हो गया और ये वर्टिकल वॉल हो गया। ओके, तो ये नीचे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ये ग्राउंड हो गया, ये हो गया हमारा वर्टिकल वॉल। अच्छा, अब एक सीढ़ी, एक लैडर इस तरह से रेस्ट कर रहा है। ये हो गया मान लो ABC। तो हमारा ये लैडर है, ये AC लैडर है। ये AC क्या है? लैडर है। तो लैडर का जो फुट है वो ये पॉइंट C है। लैडर का जो टॉप पार्ट है, हेड है, वो पॉइंट A है। क्लियर? तो लैडर को इस तरह से रखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है आगे? द फुट ऑफ द लैडर, यानी पॉइंट C फुट ऑफ द लैडर है। द फुट ऑफ द लैडर इज 2.4 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। वॉल से, ये वॉल हो गया ना, पॉइंट B वॉल है, तो B से C के बीच का डिस्टेंस है 2.4 मीटर। लिखा हुआ है द फुट ऑफ द लैडर इज एट हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल? 2.4 मीटर्स, ये वाला डिस्टेंस BC के, मतलब ये गिवन साइड है। अब हमें इस साइड की जरूरत पड़ेगी, तो ये साइड का वैल्यू दे दिया है। ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, उसका एक साइड तुमको पता चल गया 2.4 मीटर्स। फिर आगे लिखा हुआ है एंड द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 68 डिग्रीज विद द ग्राउंड। ये जो लैडर है, जो बेसिकली यहां पर लाइन ऑफ साइट जो हमने पढ़ा था, इधर कोई लाइन ऑफ साइट नहीं है, लेकिन ये लाइन ही एक तरह से लाइन ऑफ साइट की तरह काम कर रहा है। तो ये जो लैडर है वो ग्राउंड यानी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 68 डिग्रीज। फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीचेस। आप वो हाइट बताइए जहां तक ये लैडर रीच किया, यानी ये AB, ये लेंथ मुझे निकालना है। दिस इज द हाइट अप टू विच द लैडर रीचेस। ये लैडर कहां तक पहुंचा? B से A तक पहुंचा, पॉइंट B से A तक। तो ये B से A के बीच का जो हाइट है वो H है, उसको मुझे निकालना है। इट इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी डिड। For this 68 degrees, this AB, which is the value which we have to find, it is perpendicular, and this given value 2.4 meters, this side is base. So फिर से हमें tan ही यूज करना पड़ेगा, फिर से हमें tan का ही यहां पे यूज करना है। तो मैं इधर लिख रहा हूं। अब इस बार एंगल हमारा 68 डिग्रीज है, तो tan 68 का वैल्यू तुम्हें कैसे पता चलेगा? tan 68 का वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली tan 68 इज AB अपॉन BC। अब tan 68 के लिए तुम्हें ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स का यूज करना पड़ेगा जो बुक के पीछे दिया हुआ है, और आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें वो मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो बुक के पीछे, मैं अपना मैथ्स बुक के पीछे देखो, नेचुरल साइंस, नेचुरल कॉस, कोसाइंस, नेचुरल टेंजेंट्स, इस तरह का टेबल तुम्हें दिख रहा है। तो क्या तुम्हें अपने बुक के पीछे कुछ इस तरह का टेबल दिख रहा है? ये नेचुरल साइन का मैंने खोला है, देखो ऊपर में लिखा हुआ है नेचुरल साइन। हमें हालांकि नेचुरल साइन की जरूरत नहीं है, हमें नेचुरल टेंजेंट्स की जरूरत है। तो बुक के पीछे देखो इस तरह का टेबल में आओ और नेचुरल टेंजेंट्स का टेबल खोलो। खोला?
तो ये तुम्हारे सामने नेचुरल टेंजेंट्स का टेबल दिख रहा है। और अब हमें कौन सा एंगल का निकालना है चिल्ड्रन, हमें tan 68 का चाहिए। तो यहां देखो एंगल्स लिखा हुआ है 5, 6, 7। सो इसी तरह से नीचे देखते जाओ, हमें 68 में पहुंचो, नीचे 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 और जाओ। देखो यहां पर ध्यान से देखो, मैं इसको तुम्हें दिखा रहा हूं, इधर देखो, अपना बुक भी खोलो। 68 यहां दिख रहा है 68, और tan 68 फॉर दिस 0 सेकेंड्स इज दिस वैल्यू। ध्यान से देखो 68 का क्या वैल्यू है, टेंजेंट का टेबल खोलना, कोसाइन और साइन का मत खोल लेना। तो 68 डिग्रीज के लिए tan 68 का वैल्यू देखो लिखा हुआ है 2.4751। तुम्हें छोटा छोटा दिख रहा होगा अभी जो स्क्रीन में ना, बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा। तो तुम कोशिश करो इसको, अगर पॉसिबल हो बड़ा करने का। तो मैं देखता हूं ये बड़ा हो नहीं रहा है स्क्रीन। ओके, एनीवे तुम अपना बुक खोलो, बुक में चेक करो, यही वैल्यू मिलेगा 2.4751। तो कमिंग बैक टू दिस 2.4751, तो ये वैल्यू तुम्हें टेबल से मिलेगा। टेबल तुम्हें मांगना होगा, एग्जामिनर जो रूम में रहेंगी या रहेंगे उनसे मांगना, मैम या सर प्लीज प्रोवाइड मी विद द ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स। ओके, तो फिर तुम्हें ये मिलेगा, वहां से देखना। ए बी का हमें लेंथ निकालना है, वी डोंट नो। बीसी का लेंथ हमें पता है कितना, 2.4। तो इस तरह से ए बी आराम से निकल जाएगा 2.4751 इंटू 2.4 मीटर्स। अब मल्टीप्लीकेशन है इसमें, तो तुमको करना पड़ेगा 2.4751 को मल्टीप्लाई करना होगा 2.4 के साथ, एंड मल्टीप्लाई करने से ये लगभग 5.90 इतना आ रहा है। तुम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो, 5.940 है, 5.940, तो 2 डेसिमल काफी है, 5.94 मीटर्स। सो दिस इज योर आंसर। सो आर यू फाइंडिंग इट इजी और हार्ड? आई डोंट थिंक इट इज हार्ड एट ऑल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है, बहुत इजी है, बहुत इजी। क्वेश्चन को पढ़ो और फिगर बनाओ और तुरंत बनाओ। अ काइट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, एक पतंग है धागा से बंधा हुआ है। अ काइट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, वेल धागा से ही बंधा होता है काइट, हम सबने काइट उड़ाया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर्स, जब वो काइट 60 मीटर्स की हाइट पर हो। कहां से? ग्राउंड से। ऑब्वियसली ये ग्राउंड है, मान लो। फिगर क्या बनेगा, ये ग्राउंड है, सबसे पहले ग्राउंड बनाना। ग्राउंड है और यहां पर मान लो काइट है, ये काइट है, छोटा सा काइट बना दिया। ओके, दिस काइट इज एट पॉइंट ए, मान लो पॉइंट ए पर काइट है। यहां पे ना हर एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। काइट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और जो देख रहा है इंसान, मान लो यहां जो इंसान इस काइट को उड़ा रहा है उसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ऐसा नहीं कि इस इंसान का हाइट को हम कंसिडर करेंगे, ऐसे उड़ा रहा है ना ये इंसान काइट। तो यहां पर ये जो हाइट ऑफ द इंसान है, दिस वी विल इग्नोर। वी हैव टू कंसिडर दैट द पर्सन हु इज फ्लाइंग दिस काइट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट सी है, मान लेते, कोई भी नाम दे सकते हैं। पॉइंट सी से कोई इंसान इस काइट को उड़ा रहा है, तो ये पॉइंट सी इंसान है, ये काइट को उड़ा रहा है। ओके, अब क्वेश्चन ने बोल दिया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस काइट। ये काइट जो पॉइंट ए पर है, ये ग्राउंड से वर्टिकली कितनी हाइट पर है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है, देखो ना। When the kite, ओहो बार बार हाइट को मैं काइट पढ़ रहा हूं। When the height of the kite, राइमिंग वर्ड्स हो गया। When the height of the kite is 60 meters, so let us call this point B. So this height of the kite is 60 meters. Clear? Obviously we have got a right angle triangle. Okay, now we have to find out the length of the string. Basically, which is the length of the string? AC is the length of the string, क्योंकि ये जो काइट है ना, ये ऐसे है एक्चुअली, यहां पे काइट लगा उड़ रहा है, ये काइट है, ये स्ट्रिंग है, AC स्ट्रिंग है, ये काइट है पॉइंट ए पर। तो ये जो स्ट्रिंग है AC, इसका लेंथ हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस AC। तो दिस टाइम वी हैव टू फाइंड बेसिकली द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। हेलो, इज इट नॉट? ये 90 डिग्री के सामने जो साइड है इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो AC हमें निकालना है, AC हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है?
द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो स्ट्रिंग है एसी स्ट्रिंग है कि नहीं, एसी इज स्ट्रिंग, हाउ मच एंगल इट मेक्स विद द ग्राउंड, 30 डिग्रीज, ये दिया हुआ है। सो अब हम साइन चूज करें या कॉस चूज करें या टैन चूज करें, तो क्योंकि हमें एसी निकालना है, इस 30 के लिए, इस 30 डिग्री के लिए ये एसी हाइपोटेन्यूज है, यस और नो? तो वी हैव टू फाइंड दिस हाइपोटेन्यूज। एक मिनट, हाइपोटेन्यूज, और इस 30 के लिए ये जो गिवन साइड है जिसकी वैल्यू हमें पता है वो परपेंडिकुलर है, यानी ए बी जिसकी लेंथ दी हुई है 60 मीटर्स, फॉर दिस 30 डिग्री दिस ए बी इज परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच का एक हमें रिलेशन बनाता हुआ कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चाहिए। तो कौन सा वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को जोड़ता है? वो साइन होता है। साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तुम्हें अगर ये याद नहीं रहता है ना कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, तो एक ट्रिक मैं पहले बता देता हूं, फिर मैं प्रोसीड करूंगा। ये सेंटेंस याद रखना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइड tightly pulled back। बस ये सेंटेंस याद रखोगे तुम्हें याद हो जाएगा, सब याद रहेगा। Some people have curly brown hair tightly pulled back। याद रहेगा ये सेंटेंस। इंग्लिश का सेंटेंस है some people have curly brown hair tightly pulled back। तो फायदा क्या होगा इस सेंटेंस का? फर्स्ट लेटर्स को देखो, S P H C B H T P B। तो S for sine, P for perpendicular, H for hypotenuse। तो sine is equal to perpendicular upon hypotenuse। Similarly, look at this next three words, C for cos, B for base, H for hypotenuse। So cos is equal to base upon hypotenuse। मिल गया ना? And T P B, T for tan, P for perpendicular, B for base। तो हमें tan is equal to perpendicular by base, ये भी पता चल गया। तो इसको याद रखोगे तो तुम्हें ये सब पता इजीली याद आ जाएगा। तो हमें अब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का एक रेशियो चाहिए। तो यू सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है। तो हम अब क्या करेंगे, इधर हम साइन 30 लेंगे, साइन 30 डिग्री, हमारा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है 30 के लिए? ये ए बी इसकी लेंथ दी हुई है। हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी, जो मुझे निकालना है। एसी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ए बी का लेंथ है 60, एसी का अननोन है। सो एसी विल बी 60 इंटू 2 मीटर्स, हो गया ना, 120 मीटर्स। वेरी वेरी सिंपल, इजी बन गया। देखो मतलब कुछ लिखना ही नहीं है, स्टेप्स ही नहीं है, एक बार फिगर बना लो करेक्टली, उसके बाद तो एकदम से हल हुआ है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है? वेल, इफ यू want such kinds of lectures, more of lectures in maths also, then please share this video with lot of your friends. If I get good number of views on this maths video, I will make similar one shot video figure और फिर इसको solve करेंगे। A vertical pole and a vertical tower are on the same level ground। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है, एक वर्टिकल पोल है और एक वर्टिकल टावर है, दोनों ग्राउंड पर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, मतलब पोल के टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्रीज। ध्यान से सुनो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल मतलब पोल के टॉप से, पोल के ऊपर से कोई अगर देख रहा हो तो किसको देख रहा हो? टॉप ऑफ द टावर को। टॉप ऑफ द टावर को देख रहा हो तब एंगल ऑफ एलिवेशन उस टॉप ऑफ द टावर की 60 डिग्रीज है।
और एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र किया गया है, इसका मतलब यही है कि नीचे से देखा जा रहा है ऊपर की तरफ। तो कहां से देखा जा रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल। पोल के ऊपर चढ़कर कोई देख रहा है, किसको देख रहा है? टावर टॉप को देख रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है। और कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्रीज। इस फिगर को बड़े सावधानी से हमें बनाना होगा। इस केस में हमें पोल भी बनाना है और हमें बनाना है टावर भी। देखो फिगर कैसे बनेगा। ये ग्राउंड हो गया, दिस इज द ग्राउंड, हियर इज द वर्टिकल टावर। ऑब्वियसली टावर का हाइट ज्यादा होगा क्योंकि पोल के ऊपर से चढ़कर टावर के टॉप को देखा जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि पोल का लेंथ कम है, टावर का लेंथ ज्यादा है। तो ये मान लो छोटा सा जो हाइट मैंने बनाया है, दिस ए बी, दिस इज द पोल, एंड सपोज दिस इज सी डी, दिस सी डी इज टावर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। अब इस पोल के टॉप से यानी पॉइंट ए से कोई देख रहा है किसको? टॉप ऑफ द टावर को, यानी डी को देखा जा रहा है। सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस ए डी इज लाइन ऑफ साइट। क्लियर? तो कितना लाइन ऑफ साइट के साथ हॉरिजॉन्टल का एंगल है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्रीज। तो क्या ये एंगल 60 डिग्रीज है? नहीं। क्या ये एंगल 60 डिग्रीज है? नहीं। मैं बार बार तुम्हें क्या बताया था स्टार्टिंग में कि एंगल ऑफ एलिवेशन चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है। इट इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट तो हमें पता है कौन सा है। और अभी हम यहां पर हॉरिजॉन्टल बनाएंगे एक। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया जो बीसी के साथ पैरेलल है, दिस बीसी एंड दिस, इसका नाम दे देते हैं ई। AE एंड BC आर पैरेलल। ये मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, ये लाइन क्या बनाया? एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल है। BC का जो लेंथ होगा वो AE का उतना ही लेंथ होगा क्योंकि BC और AE एक रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड से। हॉरिजॉन्टल बना दिया तो हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट के जो बीच का एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दिस इज गिवन 60 डिग्रीज। दिया हुआ है, इतनी सारी बातें, नो कंफ्यूजन। आगे पढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। तो इसी पॉइंट से, पॉइंट ए से कोई फुट ऑफ द टावर यानी पॉइंट सी क्या है? फुट ऑफ द टावर। पॉइंट सी को देख रहा है, पॉइंट ए से कोई व्यक्ति पॉइंट सी को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्रीज। यानी इस बार ए से सी, ये ए सी लाइन ऑफ साइट हो गया फॉर द फुट ऑफ द टावर। तो लाइन ऑफ साइट के साथ हॉरिजॉन्टल का एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, यानी ये वाला एंगल 30 डिग्रीज है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, कौन सा? ये वाला हॉरिजॉन्टल हो गया। और इस बार ये लाइन ऑफ साइट हो गया। तो AE इज हॉरिजॉन्टल, AC इज लाइन ऑफ साइट, उनके बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड दैट पर्टिकुलर एंगल इज गिवन 30 डिग्रीज। इट इज गिवन 30 डिग्रीज। Clear? No doubt? Okay. Now here we have got 90 degree. Obviously this is 90 degree. So this we have got a right angle triangle. ADE is a right angle triangle, and we have got another right angle triangle also, AEC. Right? So we have got two right angle triangles. आगे क्या दिया हुआ है? Find the height of the tower. If the height of the pole is 20 meters. So height of the pole दिया हुआ है. Height of the pole means AB is the pole, right? तो AB का लेंथ दिया हुआ है 20 meters. That means this distance, pole का height, AB is given 20 meters. अच्छा, इसका immediately इसका मतलब ये भी निकल आता है कि EC is 20 meters, right? है कि नहीं? Because it's a rectangle, right? ABCE, this one, this is a rectangle. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो अगर ये AB 20 है तो ये EC भी 20 होगा। नो कंफ्यूजन। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये पूरा हाइट निकालना है, टावर का हाइट। एक तरह से हमें ये DE प्लस EC, ये DE से लेकर पूरा D से लेकर पूरा C तक का हाइट निकालना है, टावर का हाइट। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो फॉर द टाइम बीइंग लेट अस कंसीडर दिस एज x। D से E को हम x मान लेते हैं। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा? x प्लस 20। ये x निकल गया
और ये 20 ऑलरेडी पता है, तो x और 20 को ऐड कर देंगे तो पूरा टावर का जो हाइट है वो निकल जाएगा, x प्लस 20। तो d से e तक का डिस्टेंस को हमने x ले लिया है, d e इज x। अब हम x को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल ADE। लेट अस कंसिडर द राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से देखो मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूं, ADE, ADE ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें x अननोन है, यहां पर 60 डिग्रीज हमें पता है, राइट। हम यहां tan 60 करते हैं, क्यों tan कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो सर सिर्फ किसी भी साइड की वैल्यू पता नहीं है। इस ट्रायंगल में ADE में हमें कोई भी साइड का लेंथ पता है क्या? हमें AD का लेंथ पता है? नहीं। क्या हमें DE का लेंथ पता है? नहीं। क्या हमें AE का लेंथ पता है? नहीं। तो फिर हम कैसे प्रोसीड करें? अरे दो ट्रायंगल्स है ना राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो हमें एक रिलेशन मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। डोंट वरी, वी विल गेट एन इक्वेशन। लेट अस मेक एन इक्वेशन फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द ट्रायंगल्स। So don't worry, let us select this triangle ADE and इस 60 डिग्री का हम tan करेंगे। तो let us write, don't worry, you see now how things will come into place, everything will fall in place। So ये tan 60 करेंगे, tan होता है perpendicular by base, तो tan के लिए perpendicular है DE and base है AE। Okay, so we are referring to which triangle? First let us write down the name of the triangle, so ये ऊपर लिख देना चाहिए, in triangle ADE। so tan 60 is DE upon AE। alright, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, so √3। DE का लेंथ x है एंड AE का हमें नहीं पता, so we will write AE, no confusion। तो इधर हम AE को अगर सब्जेक्ट बनाए तो AE हमारा क्या हो जाएगा? x upon √3। यानी ये जो AE है, लुक एट द फिगर, A से E, इस लेंथ को हम बोल सकते हैं x अपॉन √3। ये x है, ये x अपॉन √3 है। क्लियर? वेरी सिंपल, नो कंफ्यूजन टिल नाउ। ओके, नाउ विच ट्रायंगल वी विल सिलेक्ट? वी विल सिलेक्ट दिस वन, AEC, दिस राइट एंगल ट्रायंगल। जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, ये वाला AEC, दिख रहा है तुम्हें? इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम फिर से tan का यूज करेंगे और इस बार इसमें एंगल है 30 डिग्रीज। सो लेट अस राइट इन ट्रायंगल AEC हम यहां tan 30 डिग्रीज कर रहे हैं। tan 30, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? EC है, और बेस क्या है? AE है। tan 30, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। EC का लेंथ हमें पता है, EC हमें पता है 20 मीटर्स, तो EC के जगह हम 20 लिखेंगे। AE हमें नहीं पता है, तो AE को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और इस इक्वेशन से अगर हम AE को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हमें मिलेगा? AE इज इक्वल टू 20 इंटू √3। यस, सो वी हैव गॉट AE। अब AE हमें इसको मान लो इक्वेशन 1 कर नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2। अगर हम देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों साइड में AE है, यानी LHS आर सेम, सो डेफिनेटली RHS विल ऑल्सो बी सेम। तो हम इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं, राइट? कैन वी इक्वेट? यस। सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we can equate x upon √3 is equal to 20 √3. So x will be, this √3 will go over that side and will multiply. So 20 √3 के साथ ये √3 मल्टीप्लाई हो गया, so 20, और √3 into √3 क्या होता है? 3 होता है। √3 into √3 is 3, so it is 20 into 3, so 60. So x has come 60 meters, but this is not the answer because x is not the length of the entire tower. We have to find this x plus 20, that means 60 plus 20, 80. So full, मुझे लास्ट तक आंसर बताना है। Therefore the height of the tower
is equal to this x which has come to be 60 plus, तो पहले x लिख लेते हैं, एक मिनट. हाइट ऑफ द टावर फिगर से दिख रहा है ना तुमको कि हाइट ऑफ द टावर इज x plus 20. So that is what we are doing. X plus 20 meters, and that is 60 plus 20 meters, that is 80 meters. हो गया, done. Moving to the next question. Very interesting question था ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है. ओके, 2012 का क्वेश्चन है. As observed from the top of a 80 meter tall lighthouse. तो एक लाइट हाउस है जिसकी लेंथ दी हुई है या हाइट दी हुई है 80 मीटर. So as observed from the top of a 80 meter tall lighthouse, the angles of depression of two ships on the same side of the lighthouse in a horizontal line with its base are 30 degrees and 40 degrees respectively. बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर क्वेश्चन है. As observed from, तो कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, लिखा हुआ है फ्रॉम विच प्लेस. ऑब्जर्वेशन कहां से हो रही है, देखा कहां से जा रहा है, टॉल 80 मीटर टॉल लाइट हाउस से. तो एक लाइट हाउस हम बनाते हैं, ये मान लो ग्राउंड है, यहां पर एक टॉल सा लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस की हाइट दी हुई है 80 मीटर्स. ये दिया हुआ है, यानी इसका नाम अगर हम देते हैं AB इज द टॉल लाइट हाउस जिसकी हाइट दी हुई है 80 मीटर्स. अब क्या दिया हुआ है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप है, दो अलग अलग शिप है. एंड आगे दिया हुआ है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. लाइट हाउस के किसी एक ही साइड में. तुम फिगर ऐसे भी बना सकते हो, अगर ये तुम्हारा लाइट हाउस है तो तुम इस साइड में दो शिप बनाओ, इधर एक शिप इधर एक शिप, यहां शिप 1 यहां शिप 2. मैं इधर क्या कर रहा हूं, मैं इस साइड में बनाया तो इधर एक शिप बनाऊंगा इधर एक शिप बनाऊंगा. तो इधर मेरा S1 हो जाएगा, इधर मेरा S2 हो जाएगा. मैं S1 S2 नाम ना देकर इसका नाम C दे देता हूं, जहां पर एक शिप है C, यहां पर एक शिप है D, लेकिन दोनों ही शिप ऑन द सेम साइड है. अच्छा, यहां पर अगर फिगर में क्वेश्चन में अगर सेम साइड ना होके अगर रहता ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस, तो फिर हमारा फिगर कुछ ऐसे बनता. ये लाइट हाउस बीच में, इधर एक शिप पॉइंट C पर, दूसरा शिप पॉइंट D पर. तो लाइट हाउस के एक साइड पर एक शिप, दूसरे साइड पर दूसरा शिप. तो फिर हम यहां से ज्वाइन करते लाइंस को, तो फिर हमारा फिगर कुछ ऐसे बनता. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि बोथ ऑफ द लाइट हाउसेस आर बोथ ऑफ द शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो हमने दोनों शिप C और शिप D दोनों को सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस बनाया है. ओके, अच्छा, क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली. तो यहां से A से C को ज्वाइन किया, दूसरा A से D को ज्वाइन किया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्रीज एंड 40 डिग्रीज. अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं इस तरह से, एक मिनट. और हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट का, लाइन ऑफ साइट क्या है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये वाला लाइन है, दो अलग अलग शिप्स है. ठीक है, इस ऊपर से देखा जा रहा है, यहां लिखा ही हुआ है ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस. ऊपर से देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट का, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो जब शिप C को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ध्यान से देखो वैल्यू. शिप C को देखा जा रहा है तो ये फिगर में ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल से यहां तक दिस एंगल, एंड हॉरिजॉन्टल से यहां तक AD तक जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा D के लिए. अब देखो इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है तुमको, ऑब्वियसली ये वाला एंगल बड़ा दिख रहा है, यानी दिस एंगल विल बी 40 डिग्रीज. सो दिस एंगल इज 40 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 30 डिग्रीज. नॉट क्लियर, वंस अगेन लेट मी अगेन डू इट फॉर यू. ध्यान से देखो, एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्रीज, दूसरा एंगल 40 है, तो क्या हम इसको 30 बोलेंगे, इज दिस एंटायर एंगल 30 डिग्री और ओनली दिस इज 30 डिग्रीज. दो अलग अलग शिप के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दूसरा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है. तो ऑब्वियसली जो छोटा एंगल बन रहा है वो 30 होगा, जो बड़ा होगा वो 40 होगा. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर एंगल इज 30 डिग्रीज एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज 40 डिग्रीज. क्लियर है? नाउ यू नो दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो अगर ये 30 है
तो उसका ये इंटीरियर ऑल्टरनेट ये भी 30 होगा। बेसिकली हमें यही देखना है, ये 30 होगा। और अगर ये 40 है तो हमारा ये भी 40 होगा। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी रिक्वायर। ये 40 डिग्रीज होगा। क्लियर? तो हमें अब राइट एंगल ट्राइंगल 2 मिल गया। एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है, फिगर में ध्यान से देखो, ए सी बी। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए डी बी। क्लियर? अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये जो शिप है सी और शिप है डी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है सी डी हमें पता करना है। सो सी डी इज अननोन, वी हैव टू आंसर द वैल्यू ऑफ सी डी। अच्छा, डेसिमल में आएगा तो इसने उन्होंने कह दिया गिव योर आंसर करेक्टेड टू नियरेस्ट मीटर, यानी राउंड अप करके नियरेस्ट मीटर में मुझे आंसर दीजिए। तो ठीक है, हम राउंड अप तो लास्ट में कर ही लेंगे, हमें तो पहले सॉल्व करना है। ओके, नाउ यू सी वी नो वन साइड ऑफ दिस right angle triangle which is AB. Acha, let us consider this triangle first. Which one? ABC. Look at ABC, this right angle triangle. Okay, तो यहां पे हम लिखते हैं in right angled triangle ABC, यहां 40 डिग्रीज है तो हम यहां tan 40 लिखते हैं। क्यों tan ले रहे हैं? tan क्यों ले रहे हैं? क्योंकि tan में परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और इस 40 के लिए ये ए बी परपेंडिकुलर है जिसका वैल्यू मुझे पता है, और एक मैंने लिया बीसी जो बेस है। वैसे ये बीसी हमें पता नहीं है, लेकिन निकालना भी नहीं है, लेकिन हमें तो निकालना डीसी है, बट बीसी हमें चाहिए होगा डीसी निकालने के लिए। इसीलिए मैं यहां बीसी और ए बी के बीच का एक रेशियो बना रहा हूं। ये ए बी जिसकी वैल्यू पता है और बीसी जिसकी वैल्यू नहीं पता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस का एक रेशियो बना रहा हूं जो कि tan से बनेगा। तो tan 40 इज AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan 40 का वैल्यू कैसे पता चलेगा? स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है, तो वो फिर से हमें ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो अपने एग्जामिनर से मांगना, प्लीज गिव अस द टेबल। तो नेचुरल टेंजेंट में चलते हैं। तो स्क्रीन में तुम्हें दिख रहा होगा, बहुत क्लियरली तो नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, लेकिन यहां पर देखो 40 है और इधर इसकी ये नेचुरल टेंजेंट का मैंने खोला है, तो इधर tan 40 का वैल्यू यहां दिया हुआ है 0.8391। 0.8391। सो आई विल राइट ओवर हियर 0.8391। देखो, तुम अपना बुक को खोलो और बुक के पीछे tan 40 को रीड करना सीखो। नेचुरल टेंजेंट खोलो, 40 डिग्रीज में देखो क्या वैल्यू है, 0.8391। अगर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। अच्छा, AB का लेंथ 80 दिया हुआ है, BC का हमें नहीं पता, लेट इट बी BC। सो BC इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 0.8। अच्छा, 8391 को मैं इसको राउंड अप करके 84 कर देता हूं, ठीक है। 0.8391 को मैं 0.84 लिख सकता हूं ना, हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली हमें लास्ट में तो राउंड अप करना ही है, इसलिए यहां पर कर दिया, फिर आगे भी करूंगा। अच्छा, 80 इंटू यहां 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसको हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे हमारा 84 आ जा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट गया। तो ये हमारा 2000 बाई 21 आ रहा है। इसको सॉल्व करो, 2000 डिवाइडेड बाई 21, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 95.23 आएगा मीटर्स में। सो BC का लेंथ हमने दो डेसिमल प्लेस तक निकाला है। वैसे तो ये 95.23 के बाद भी और चलता जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस इज फाइन, 2 डेसिमल प्लेसेस आर फाइन। सो 95.23 meters, we have got this length of BC, 95.23 meters. Understood? Now we will consider this big triangle ABD. Which one, children? This entire ABD. Run your eyes along ABD. अब ABD को देखो, मैं यहां लिख रहा हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD। अब मैं फिर से tan ले रहा हूं और ABD में ये एंगल है 30 डिग्रीज, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ABD के लिए परपेंडिकुलर AB है और बेस है ये पूरा BD, BD इज द बेस,
BD। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूं। सो 1/√3 tan 30 का वैल्यू, AB का लेंथ है 80 और BD का हमें नहीं पता, BD का ऐसे ही छोड़ देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ये BD इज इक्वल टू 80 इंटू √3 हो गया। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, सो 80 इंटू 1.732 मीटर्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल गिव 138.56 मीटर्स। तो ये पूरा BD हमें पता चल गया। अब ध्यान दो, हमें निकालना क्या है, हमें बस DC निकालना है। सो रिक्वायर्ड distance, this is the distance between the two ships. Required distance between the ships, which is BD, I mean DC है ना, ये distance हमें निकालना है DC। It is nothing but ये पूरा जो distance BD है उसमें से अगर हम CB को माइनस कर दें तो हमें DC मिल जाएगा। पूरा लेंथ है BD, उसमें से हम माइनस कर देंगे BC, सो दैट विल बी योर DC, राइट। सो BD इज 138.56 माइनस BC का लेंथ 95.23 मीटर्स है। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा चिल्ड्रन, 43.33 मीटर्स। और चूंकि हमें राउंड अप टू द नियरेस्ट मीटर्स बोला है, सो वी विल इग्नोर दिस 0.33 एंड इट इज approximately equal to, round up कर दिया, 43 meters, and this is the answer, 43 meters. So you see that the question was very easy, बोर्ड का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का 2012 का, और कितना इजीली बन गया। फिगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिगर बन गया, उसके बाद ज्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं है, बहुत इजीली बन जाता है, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हाजिर है ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को करोगे तभी तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो 2014 का क्वेश्चन हमने उठा लिया है, एन एरोप्लेन। अब ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर मेरा वीडियो रिज्यूम करके देखना तुम्हारा बना कि नहीं। फिगर को ड्रॉ करने का कोशिश करो, ट्राई ऑन योर ओन। एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर्स, एक एरोप्लेन है, कितने हाइट पर है, 250 मीटर्स पर, ऑब्जर्व्स द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स on the opposite banks of a river to be 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the width of the river. Give your answer correct up to nearest whole number. तो देखो एक रिवर है, फिगर क्या कहता है कि एक रिवर है, हमें ये width of the river निकालना है। ये रिवर है और इस रिवर की चौड़ाई हमें पता करनी है। This is the question that this is the length that we have to find. This is the question. कि ये रिवर का विड्थ क्या है। अच्छा, ऊपर में एक एरोप्लेन है, कितनी हाइट पर है, यहां पर एरोप्लेन है, मान लेते हैं यहां पर एरोप्लेन है। ओके, इट इज एट अ वर्टिकल हाइट ऑफ 250 मीटर्स। ये हाइट यहां पर पॉइंट ए पर एरोप्लेन है और ये वर्टिकल हाइट उसकी कितनी है, 250 मीटर्स, ये दिया हुआ है। ये रिवर है, समझ रहे हो रिवर कौन सा है, पॉइंट का नाम दे देते हैं CD. तो CD is the river and we have to find the length, the width of the river. In other words, we have to find CD. अच्छा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये 250 मीटर ऑल्टीट्यूड है एरोप्लेन का। ये एरोप्लेन से कोई देख रहा है, किसको देख रहा है, टू बोट्स, दो बोट है, एंड बोथ ऑफ द बोट्स आर ऑन द ऑपोजिट बैंक्स ऑफ द रिवर। तो ये एक बैंक हो गया पॉइंट C, यहां पर रिवर एंड हो रहा है पॉइंट C पर, और दूसरे साइड पर, ऑपोजिट साइड पर दूसरा जो बैंक है वो पॉइंट D है। तो दोनों ऑपोजिट बैंक्स पर दो बोट्स हैं, यहां पर पॉइंट C पर एक बोट है, पॉइंट D पर एक बोट है, और A से C कोई देख रहा है बोट को, A से D भी देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है दोनों बोट्स का, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्रीज, दूसरा का 60 डिग्रीज। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम बनाएंगे तो यहां पर किसी एक बोट का मान लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज है। तुम ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल को मैंने 45 मार्क किया है। ये एंगल 45 नहीं है, ये वाला एंगल जो मैंने रेड से शो किया है, अगर उसको तुम 45 मार्क कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे।
और उसके बाद हम एंगल लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल को देखेंगे, तो वो 45 दिया हुआ है। और दूसरे साइड में यहां पर दूसरे बोट का ये लाइन ऑफ साइट हो गया, एडी लाइन ऑफ साइट हो गया, एडी, उसके साथ जो हॉरिजॉन्टल का एंगल है वो कितना है, 60 डिग्रीज है। ये दिया हुआ है 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रेस्पेक्टिवली। इन अदर वर्ड्स अगर हम नीचे इनको ड्रॉ करें एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह, तो दिस इज 45 डिग्रीज ट्राइंगल के अंदर। हमें बेसिकली ट्राइंगल के अंदर का चाहिए क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्री लगाने वाले हैं। और ये 60 है तो इधर भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स ये 60 हो जाएगा, राइट। वेरी सिंपल। ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्रीज। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है। हमें इन दोनों बोट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उनको निकालना है, यानी उसी को तो हम विड्थ ऑफ द रिवर बोल रहे हैं। हमें सीडी निकालना है। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर के जगह ये भी पूछ सकता था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो बात तो सेम है। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स का मतलब ही है विड्थ ऑफ द रिवर, यानी सीडी लेंथ हमें निकालना है। तो किसी एक ट्रायंगल को सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं। इस ट्रायंगल को उठा लिया ए, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट का, इसका नाम बी दे दो, पॉइंट बी। तो ये ट्रायंगल को उठा लिया ए बी सी, ए बी सी। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसमें हमें tan का यूज करेंगे क्योंकि हम इस 250 का वैल्यू पता है, 45 के लिए 250 परपेंडिकुलर है, और इस BC को हम निकालेंगे तो बेस परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो मैं इधर कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू AB अपॉन BC। नो कंफ्यूजन, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB का वैल्यू 250 है, BC का हमें नहीं पता। सो इससे आ जाएगा BC इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 1, यानी BC का लेंथ भी 250 मीटर्स। तो BC हमारा आ गया 250 मीटर्स। वेरी इजी। अब हम दूसरा ट्रायंगल को लेंगे, ABD को लेंगे। इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी हम वही काम करेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60, tan का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर ये AB है एंड बेस ये BD है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, सो √3 इज इक्वल टू AB का लेंथ इज 250 अपॉन BD। यहां करता हूं, सो BD आ गया कितना, 250 डिवाइडेड बाई √3। इसको आगे सॉल्व अभी मत करो, वैसे तो सॉल्व कर सकते हो कि सर √3 का वैल्यू तो पता है मुझे 1.732, तो 250 डिवाइडेड बाई 1.732 करेंगे। हाँ कर सकते हो, लेकिन एक ट्रिक से करेंगे तो इजीली बनेगा। तो BD भी हमें पता चल गया, लेट दिस बी BD 250 बाई √3। हमें अब निकालना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। ये जो BC निकला इसको और ये जो BD निकला इसको ऐड कर देंगे तो हमें विड्थ ऑफ द रिवर निकल जाएगा। देयरफॉर width of the river is equal to BC plus BD। BC कितना है 250, BD कितना है 250 बाई √3। तो इसलिए मैंने बोला था काटना मत, क्यों, क्योंकि यहां पर हम 250 को कॉमन निकालेंगे, इजी होगा काम, क्योंकि इसमें भी 250 है, इसमें भी 250 है। तो इधर हम 250 को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा 1 + 1 बाई √3। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन तो वैसे भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो 250, अच्छा इधर क्या करेंगे, इधर √3 को हम एलसीएम में लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा इधर √3 + 1, इतना मीटर्स। तो 250, अब इधर है तुम्हारा 1.732 + 1 डिवाइडेड बाई 1.732 मीटर्स। आगे 250 इंटू 2.732 है ना, 1.732 + 1 इज 2.732 और नीचे है 1.732। अब देखो एक बार तुमको तो ये कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इतना मीटर्स आएगा। तो इसको सॉल्व करना है, ऑलराइट। डेसिमल्स यहाँ उड़ जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो बेसिकली हमें जो मिला वो है 250 इंटू 2732 डिवाइडेड बाई 1732। अब इसको सॉल्व करना किसका काम है, स्टूडेंट्स का, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें आएगा 394.34 मीटर्स।
और क्वेश्चन ने शुरू में ही कह दिया है कि इसको राउंड अप करके बताना है नियरेस्ट होल नंबर, तो ये राउंड अप हो जाएगा 394 मीटर्स। ये जो साइन है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बोलते हैं। कैसे? वेवी इक्वल टू, ऐसे वेवी इक्वल टू को बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 394 मीटर्स। हमने राउंड अप इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था, देखो ऊपर में, राइट द आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, इसलिए हमने राउंड अप कर लिया। वेरी सिंपल, इजी है ना? तो अब इस तरह से तुम्हें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बनाओ और प्रैक्टिस करो, बुक में जितने क्वेश्चंस है। तुम ट्राई टू स्प्रेड दीज वीडियोस टू ग्रेटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट the views on these videos can increase, and if views increase I will definitely post more of such one shot videos of chapters of maths. That's all for today. God bless you. Take care.